आदाब अर्ज है, नमस्ते। मेरे साथ सैयद साहब हैं। सैयद साहब से मैंने आग्रह किया, ईरान में तेहरान से जुड़े हैं मेरे साथ। सैयद साहब, बहुत बहुत स्वागत है। अ, क्योंकि आप लोग एक लंबे उसको लड़ाई कहें या एक उससे निकले हैं, और इस समय आपने बहुत इज्जत कमाई है पूरी दुनिया में। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ाऊं। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप अपना तारुफ आपका हो जाए हमारे दर्शकों से, क्योंकि बहुत कम आवाजें मिलती हैं जो भारत को समझती हैं, ईरान को समझती हैं, लंबी दोस्ती को समझती हैं। और छोटे मोटे ठीक है, जो पॉलिटिकल लोग आते जाते रहते हैं, उनकी अपनी कंपल्शंस होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत और ईरान की एक लंबी दोस्ती रही है, और वो दोस्ती कोई 2-4 साल की नहीं, वो सैकड़ों साल की दोस्ती है। उसके बिना पे पहला तो सबसे पहली चीज ये है कि आप लोग एक मुश्किल दौर से गुजरे, लेकिन गुजरे तो क्या खूब निकले उससे। और आज ईरान ने दुनिया में अ, एक उस लीडरशिप को हासिल किया है, जो शायद जो कैपिटलिज्म है दुनिया का, क्रोनी कैपिटलिज्म है, क्रूड बहुत कैपिटलिज्म है, उसके सामने खड़ा हुआ। तो पहली चीज तो ये, फर्स्ट पहला सबसे पहला सवाल ये, आज ईरान में आप लोगों का जो जो प्राइड है, जो गर्व है, उस पे कहीं आप इजाफा हुआ देखते हैं इन जनरल वहां की हवा में? सैयद साहब। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, मुझे ये मौका देने का कि आपसे गुफ्तगू हो सके, बातचीत हो सके। अपना परिचय मैं बस दो जुमलों में कर दूं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय नागरिक हूँ और एक लंबे अरसे से यहाँ ईरान में रहता हूँ। और दोनों देशों को नज़दीक से उसका अध्ययन करने का और गौर से उसे स्टडी करने का मौका मिला है। और जैसे आपने सही फरमाया अपने इंट्रोडक्शन में आनंद जी, के यहाँ पर इस वक्त एक गर्व का एहसास है कि एक हमला हुआ, एक अवैध गैर कानूनी अपराध जैसा हमला हुआ, जो पहले एक अपराधी ने किया 13 जून को, फिर 22 जून को उससे बड़े अपराधी ने ये हमला किया। और दोनों हमलों के मुकाबले में डट कर बचाव किया गया, मुकाबला किया गया और हमला करने वालों को पशेमान किया गया, वो रिग्रेट का शिकार हुए और फिर उन लोगों ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की, जो यहाँ से एक्सेप्ट की गई। अलबत्ता इसमें नुकसान हुआ इस देश का, हर जंग में नुकसान होता है। नुकसान हुआ है, जैसे तकरीबन 1100 लोग यहाँ पर उनकी जानें गई हैं, शहीद हुए हैं, जिसमें से अक्सरियत, एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी सिविलियंस की रही है। कई दूसरे मिसाल के तौर पर 7 अस्पताल को डायरेक्ट हिट किया इजरायली अटैक्स ने, कई डॉक्टर्स भी उसमें शहीद हुए, वगैरह वगैरह। काफी यहाँ पर नुकसान भी हुआ इस एतबार से। लेकिन हम लोग इसको नुकसान का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के, चाहे वो यहाँ के जो लीडरशिप हो, चाहे यहाँ के अवाम की जो, जनता की जो मेजॉरिटी हो, वो इसको कीमत की निगाह से देखती है कि अगर दुनिया में इज्जत हासिल करना है, सरबुलंदी से जिंदगी गुजारना है और बदमाशों का मुकाबला करना है, तो उसकी कीमत अदा करनी होगी। और ये वो कीमत है जो बड़े गौरव से और फख्र से अदा की गई है यहाँ ईरानी जनता की जानिब से। जी जी। मैं सैयद साहब एक दो चीजें और पूछ लूंगा, क्योंकि एक जो लीडरशिप है, बहुत ज़ईफ लीडर हैं। आ, उनको इस समय मैं कश्मीर में था, मतलब ये जब आपका सीज फायर हुआ उसके जस्ट बाद कश्मीर में था। आ, हर हर धर्म में अलग अलग लोग होते हैं, क्रिश्चियंस में प्रोटेस्टेंट्स हैं, कैथलिक्स हैं, आपके यहाँ भी सुन्नी है, शिया है, बहुत से तरह हैं। लेकिन समहाउ मुझे कश्मीर में मैं बहुत ताज्जुब में था, सुन्नी बाहुल्य क्षेत्र में जो आपके लीडर वहां के ईरान के हैं, उनको सर्वमान्य से ये माना जा रहा था कि वही जो है वो इस समय न केवल इस्लामिक वर्ल्ड का, बल्कि अमेरिका के खिलाफ जो खड़े होके कुछ में, उसकी लीडरशिप एक तरह से उनको हासिल हो गई है। मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा। ये छोटे मोटे चीजें कि आप शिया हैं, ये सुन्नी हैं, ये अहमदिया हैं, ये है, वो शायद अमेरिका ने ये करके वो सब चीजें पीछे चली गई हैं। अब एक बात आ गई है कि हम किस तरह से इज्जत से रह सकते हैं कि नहीं। सही है सर? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। बल्कि मेरे ख़्याल में अगर मैं ये कहूँ कि इस वक़्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, यानी पूरी दुनिया में इस वक़्त सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर कोई लीडर है, तो वो ईरान के लीडर हैं। तो शायद आप सहमत होंगे। देखिए, 2 बिलियन, 2 अरब के आस-पास ये मुसलमानों की जो आबादी है, उसमें तो इस पे कोई बहस ही नहीं है। आप जो कश्मीर में देख कर आए हैं, वो एक छोटी-सी मिसाल है। आप इस वक़्त पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएँ, आपको ये नज़र आएगा। लेकिन नॉन मुस्लिम दुनिया में भी
शायद आप मुझसे सहमत हों कि इस वक़्त जितनी लोकप्रियता आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब को हासिल है, वो शायद इस वक़्त और किसी को भी हासिल नहीं होगी और उसकी एक बड़ी वजह खुद दुश्मन है। यानी दुश्मन ने ख़ास तौर पर जो पिछले 2 साल में ये नरसंहार किया है और जेनोसाइड किया है, उसकी वजह से वो जितना नफ़रत का शिकार हुआ है, जितना घृणित हुआ है, उसकी वजह से वो जिसका जिसमें दुश्मनी करेगा, वो खुद ब खुद उतना ही ज़्यादा महबूब और उतना ही ज़्यादा लोकप्रिय भी होता जाएगा। तो इसका भी इसमें किरदार है और मेरा ये मानना है कि इस वक़्त बहुत बड़ी इस वक़्त जो है आलमी सतह पर, अंतर्राष्ट्रीय सतह पर एक लीडरशिप पोज़ीशन पर जो है न सिर्फ ईरान है बल्कि वो पूरा वो इंटरनेशनल एक्सिस है, वो रेजिस्टेंस एक्सिस है कि जिसकी लीडरशिप जो है वो इस वक़्त ईरान के इख्तियार में है। और मेरा मानना है कि ये लीडरशिप मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर तो वेल एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन अगर ये सिलसिला जारी रहा क्योंकि आपको भी इसका अच्छी तरह अंदाज़ा है कि अभी एक झड़प हुई है और रुक गया है मामला। यानी 12 रोज़ा जंग जो थी, उसमें कोई फैसला-कुन किस्म की डिसाइसिव जंग नहीं थी। एक लेवल है, एक नई रियलिटी और एक नई वास्तविकता जो है वो कायम हुई, लेकिन अभी बहुत कुछ आगे बाकी है। तो जैसे ही मुकाबला आगे बढ़ेगा, चाहे वो सैनिक शक्ल में हो मुकाबला, चाहे वो स्ट्रैटेजिक दूसरे अंदाज से कोई मुकाबला जारी रहे, जैसे ये जारी रहेगा, मेरा ये अंदाज़ा है कि ये लीडरशिप सिर्फ़ मुस्लिम वर्ल्ड तक शायद महदूद और लिमिटेड और सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उससे आगे भी बढ़कर इसे शायद स्टेप बाय स्टेप स्वीकार भी किया जाएगा। जी। सैयद साहब एक चीज़ और मुझे बताइए, जैसा यहाँ शुरू में प्रचारित किया गया था कि जो पहले राउंड ऑफ इज़राइल ने जब अटैक किया, तो प्रचारित ये हुआ था कि ईरान की टॉप लीडरशिप को छोड़ के बाकी जो भी उसके बाद की लीडरशिप थी वो सब उन्होंने खत्म कर दी। लेकिन फिर कुछ आया कि कुछ लोग नहीं, कुछ लोग थे, जब जब जंग खत्म हुई उसके बाद वो लोग सामने आए, एज अ स्ट्रैटेजी उन्होंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया था। तो वहां लीडरशिप का क्या हाल है? खमनैनी मतलब जो इस समय आपके लीडर उनकी बहुत ज़ईफ हैं। तो क्या सेकंड लीडरशिप वहां तैयार हो गई है? और जो जो और कितने लोग जो जो जैसा क्लेम कर रहे थे इजराइल के लोग कि हमने तो सेकंड लीडरशिप को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, उसमें कितनी सच्चाई है सैयद साहब? जी हाँ। देखिए लीडरशिप एक ऐसी एक हकीकत है कि जिसको हम ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते कि एक लीडर है बाकी सब फॉलोअर्स ही सिर्फ हैं। लीडरशिप भी जो है एक ग्रेडेड एक रियलिटी है कि आपके पास ज़ाहिर-सी बात है टॉप लीडर होते हैं, लेकिन उसके बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ और बहुत बड़ा तबका जो है वो लीडरशिप का किरदार अदा करता है किसी भी कंट्री में। और जब हम ईरान जैसे देश की बात कर रहे हैं कि जिसने आपके दर्शकों के लिए ये तवज्जो इस नुक्ते पर अहम है कि जो कई दशकों से इसी किस्म के मुकाबले की तैयारी कर रहा है और इससे छोटे लेवल के सही या मुख्तलिफ अंदाज के सही मुख्तलिफ उसकी झड़पें होती रही हैं इस अंतर्राष्ट्रीय इंपीरियल या अहंकार के एक्सिस के साथ, तो उसके अंदर लीडरशिप का जो मैटर है वो बहुत पुख्ता है, बहुत पुख्ता है। इसके अंदर यानी एक फर्द पर सब चीज़ें निर्भर और मुनहसिर नहीं है। तो अगर हम सेकंड लेवल लीडरशिप की बात कर रहे हैं इस मानों में कि जो टॉप लीडर है, उसकी मौजूदगी के साथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल, तो यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में आपको अलग-अलग सेक्शंस में, चाहे वो सेना हो, चाहे जो पॉलिटिकल क्लास है, चाहे दूसरे इकोनॉमिक सेक्शन है, सब में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी हद तक लीडरशिप अदा कर रहे हैं और मौका मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। जैसे सेना में देखा, इतने बड़े कमांडर 13 जून की सुबह अचानक शहीद कर दिए गए। घंटों में उनकी जगह पर दूसरे लोग आ गए और 13 जून की शाम तक ही जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। वो तैयारी आमादगी सेना में तो थी और इसी तरह दूसरे कई जगहों पर है। जहां तक रही टॉप लीडरशिप की बात, वहां पर अगर कोई सेकंड लेवल की बात सवाल इस उन्वान से पूछ रहा है कि आखिरकार सबके जीवन का कहीं न कहीं तो एक अंत होता है। सबकी जैसे भी उम्र है, बीमारी है, जो भी है, शहादत है, अलग-अलग तरीके हैं। तो उसके बाद क्या होगा? तो यहाँ पर फिर मैं दर्शकों को ये इत्मीनान दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक सिस्टम मौजूद है। देखिए आज से तकरीबन 35-36 साल पहले, इससे पहले एक मुर्शिद और रहबर यहाँ पर हुआ करते थे, इमाम ख़ुमैनी, मशहूर नाम है। जी, इमाम जी, ख़ुमैनी जी। का भी आखिर इंतकाल हुआ, 1989 में उनका इंतकाल हुआ। उस वक़्त तो पहली बार वो चुनौती थी जो इस क्रांतिकारी सोसाइटी ने उस चुनौती का सामना किया कि जो
उसके सर्वोत्तम उसके लीडर हैं, उसका देहांत हो गया है, उसका इंतकाल हो गया है। और उस ज़माने में ज़्यादा इसको लेकर एक इज़्तिराब और घबराहट थी कि अब क्या होगा? लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक संवैधानिक पूरा सिस्टम है इसको मैनेज करने के लिए, वो संवैधानिक सिस्टम असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने आकर अपना काम किया और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और उसी के नतीजे में आयतुल्ला खामेनेई लीडर बने। अगर वो दिन आएगा, जब भी वो दिन आएगा कि दोबारा उसको ये काम अपना अंजाम देना पड़ेगा, तो वो संवैधानिक ढाँचा, सिस्टम मौजूद है और वो दिखा भी चुका है कि वो कामयाबी से इस मोड़ पर अमल कर सकता है। और क्योंकि मैं आखिरी जुमला बस आपके सवाल के सिलसिले में कह दूँ कि क्योंकि ईरान के जो आमतौर पर हम लोग उसको एक देश के तौर पर देखते हैं और यकीनन वो एक देशों में से एक देश है ईरान। लेकिन उसके अंदर जो उसके जो इंजन है, उसका जो मोटर है, वो दर हकीकत एक क्रांतिकारी एक आंदोलन और तहरीक है, जो इस्लामी आंदोलन और तहरीक है। तो ये अपने आप को जोड़ती और देखती है कि जब मिसाल के तौर पर अभी-अभी मुहर्रम के दिन भी इस क्रांति के लीडर थे, वो ये क्रांति जारी रही। तो ख़ुमैनी, ख़ामेनेई वग़ैरह इनकी शहादत ये तो इतना बड़ा शौक नहीं है, इसको तो ये क्रांति और ये आंदोलन बर्दाश्त कर ही सकता है। जी, जी। सैयद साहब एक चीज़ और बताइए, बहुत प्रचारित किया गया था कि 2 चीज़ें हुई। एक चीज़ तो ये हुई जो सबसे बड़ा मेरे ख़्याल में इज़राइल का सबसे बड़ा नुकसान पिछले 10-20 जो उसने अपने को एक बना रखा था कि इनविंसिबल है, कि उनको कोई आयरन डोम है, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। उसका उसका खुलासा कर दिया ईरान ने, उसको साफ कर दिया कि नहीं, परिंदा क्या, कोई भी अगर कोई भी एक बार ठान ले तो आपके यहाँ वो आपकी इन सब सुरक्षा को किनारे कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो न्यूक्लियर के लिए कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर को खत्म कर दिया, जो भी उनके वो थे, उसमें वहां की रियलिटी क्या है? नुकसान तो हुआ, जैसे कोई भी कहीं भी युद्ध होगा, घर युद्ध छोड़ दिए, घर में हम 2 भाइयों में झगड़े हो जाते हैं तो नुकसान होता है। तो नुकसान तो होगा ही होगा अगर कुछ होगा। लेकिन क्या जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम थे उसपे बड़ा सेटबैक है, या वो सेटबैक ऐसे हैं जो ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत हुआ होगा लेकिन वो रिकवर हो जाएगा? सही है सर। जी वैसे आपने जो शुरू में जो आपने टिप्पणी की कि उसका जो एक बड़ा कि अपनी इनविंसिबिलिटी का जो इमेज था वो खत्म हुआ। मैं उसी में पहले एक एक इज़ाफ़ा करके आपके असल सवाल का फिर जवाब मैं दूँगा कि उसके उसकी जो साख थी उसकी वो 2 पैरों पर टिकी हुई थी। एक तो ये कि भई हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, हमारा ऐसा डिफेंस है, हमारा ऐसा ऑफेंस है, हमारा ये है, वो है, ये सब था। और वो इस 12 रोज़ा जंग में उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है, बहुत बड़ा नुकसान है, तकरीबन आप कह सकते हैं वो खत्म हो गया। लेकिन दूसरे पैर जिस पर वो टिका था, वो उससे भी ज़्यादा बुरी तरह बर्बाद हुआ है और उसके बर्बाद होने का आगाज़ है 7 अक्टूबर के बाद से, जब से उसने जेनोसाइड करना शुरू किया है। उसके जो दूसरा पैर था वो ये था कि हम एक मज़लूम कौम है, नैतिक बर्तरी हमारे पास मौजूद है। ये जो नैतिक सुपीरियॉरिटी ये भी उनके वो हॉलोकास्ट के हिस्ट्री की वजह से वेस्टर्न मुल्क होने की वजह से है वो वेस्ट एशिया में लेकिन है वो कल्चरली सिविलाइजेशनली वो एक्चुअली वेस्ट का हिस्सा है तो क्योंकि वेस्ट अपने लिए एक सुपीरियॉरिटी एक मॉरल सुपीरियॉरिटी का दावा रखता था वो तो और भी बुरी तरह से नीस्त नाबूद हुआ है तो जो दो मेन पैरों पर ये टिका हुआ है ये इसराइल का जो ये एंटिटी है या उसके पीछे जो उसके मगरबी आका हैं उन दोनों को बहुत बहुत बड़ा नुकसान पहुंचे बहरहाल आपके सवाल की तरफ लौटते हुए कि कितना यहाँ पर जो यहाँ का परमाणु प्रोग्राम है उसको नुकसान पहुंचा है जाहिर सी बात है जो यहाँ पर जो राज की बातें वो तो मुझे भी नहीं पता है किसी को नहीं पता है जो पब्लिक में स्टेटमेंट्स आ रहे हैं चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हो या दूसरे एनालिस्ट के जो स्टेटमेंट्स हैं उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो 3 न्यूक्लियर साइट जिन पर हमला अमेरिका ने डायरेक्टली किया, इनमें नुकसान हुआ है, हमले का नुकसान हुआ है। ईरान भी एक पहले दिन से कह रहा है हमला हुआ है और कह रहा है और जैसे समय गुज़रता जा रहा है वो कह रहा है नुकसान भी ठीक-ठाक नुकसान। लेकिन क्या ये नुकसान का मतलब ये है कि ये इसका परमाणु प्रोग्राम, इसका जो असैन्य परमाणु प्रोग्राम है, इसका यहाँ पर फ़ातिहा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? तो ज़ाहिरन हरगिज़ ऐसा नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे अहम वजह तो ये है कि ये तसव्वुर कि ये 3 साइट्स पर ये पूरा प्रोग्राम निर्भर है, ये मुनहसर है, ये तो गलत है। इससे अलावा बहुत बहुत सारी है। एक ही का मैं नाम ले लूँ, मिसाल के तौर पर बूशहर में जो वो खाड़ी के किनारे एक शहर है।
वहां पर एक बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर, उस पर तो कोई हमला नहीं हुआ। उसके अलावा ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि 10-20 हजार इसके वैज्ञानिक, टेक्नीशियन, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स वगैरह इस देश में मौजूद हैं। उनमें से 10, 20, 30, 40 की अगर शहादतें हो भी जाती हैं, तो उससे एक 10-20 हजार के फिगर में कोई, जाहिर सी बात है नुकसान है, लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं। और फिर जब एक नेशनल मिशन के तौर पर, एक पूरे कौमी जज्बे के साथ इस प्रोग्राम को परस्यू किया जा रहा है, तो जितने शहीद हो रहे हैं उससे ज्यादा उसमें भर्ती होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर 3 साइट डैमेज हो रही है, एक तो ये 3 साइट ही शायद रिपेयर हो जाएंगी, क्योंकि जो डैमेज की खबर अब तक आई है वो ये है कि डैमेज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। उसके अलावा 3 या 30 और साइट जरूरत बनेगी तो बन जाएंगी अगर जरूरत पड़ती है। तो ये परमाणु प्रोग्राम यहाँ पर खत्म होगा, इसका कोई इम्कान ही नहीं है, सिवाय इसके कि आप ईरानियन सोसाइटी और इरानियन स्टेट, इसका पूरा का पूरा जो कैरेक्टर और नेचर है, इसी को आप बदल दें। अगर वो बदला तो ये प्रोग्राम रुकेगा, नहीं तो ये किसी सूरत में नहीं रुकने वाला। जी, जी। सैयद साहब एक चीज़ और ज़रा बता दें, अभी कल या कल नेतन्याहू जब पहुँचे अमेरिका, तो उनका जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया ट्रंप ने, और वो सबके सामने और ऐसा स्वागत भाई जब से ट्रंप आए हैं 20 जनवरी से हम सब लोग देख रहे हैं, जब वो कोई जाते हैं, वो जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, करते हैं। लेकिन वहां लग रहा था जैसे बिछड़ा कोई भाई, दोस्त, मतलब बहुत ही घर का कोई आदमी आया है। एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग को जितना भी लोग कहें, लेकिन इजराइल और अमेरिका बिल्कुल हैंड एंड ग्लव्स हैं, दो जिस्म एक जान टाइप हैं। इनकी पॉलिसी को लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि ये अलग है, हम उनको डांटते हैं, वो घबरा गए और उनको डांटा गया। कल के उनके, मैं बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहा हूँ, वो तो बिल्कुल साफ था। वहां पे आप लोगों को भी यह है कि अमेरिका और वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कि वो दो अलग स्टेट के तौर पे आप देखते हैं? अच्छा सवाल है, और ये आपने जो नुक्ता कहा ये बहुत अहम है। दर हकीकत ये दोनों जुड़े हुए हैं। हत्ता ये भी शायद इसमें यानी न सिर्फ ये कि ये दो स्टेट हैं जो जुड़े हुए हैं, शायद इनको ये कहना पड़ेगा कि दर हकीकत एक विचारधारा है कि ये दो स्टेट उसके अहम तरीन प्रतीक हैं, कि जिसमें केंद्रीय जो मरकजी किरदार है वो अमेरिका इस वक्त अदा कर रहा है, और उसके एक अहम फौजी छावनी वेस्ट एशिया के अंदर जो है एक नाजायज तौर पर उसको इजाद किया है, बरकरार किया है, वो इसराइल। विचारधारा क्या है? ये विचारधारा साम्राज्य की विचारधारा है। ये साम्राज्य की विचारधारा है कि जिसका मानना है कि चंद लोग, हम चंद लोग दुनिया के, अतः मैं ये भी कह दूं अमेरिका के चंद लोग, ना ये कि अमेरिका की पब्लिक इसमें शरीक है, क्योंकि खुद वो जी, जी। एक्सप्लॉइटेड और मजलूम है। लेकिन जो जो इलीट क्लास है, वेस्ट का इलीट क्लास है, यूरोप में है, अमेरिका में है, और शायद कुछ ज्योग्राफिकली ईस्ट में भी जो कुछ कंट्रीज हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा एक छोटा सा क्लास पाया जाता है। ये एक इलीट क्लास है कि जिसका ये मानना है कि हम हम आका हैं, सब हमारी गुलामी करें। सारे सबके रिसोर्सेज, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये सब के सब हमारे इख्तियार में और कंट्रोल में होने चाहिए, और सबको हमारे इशारों पर चलना चाहिए। तो ये विचारधारा है। फिलहाल उसका सरगना अमेरिका है। आज से 100 साल पहले उसका सरगना आपको यूरोप में मिलता, लेकिन ये विचारधारा 250 साल से तकरीबन है। इसके मुकाबले तो इसीलिए ये दोनों विचारधारा के दो अहम प्रतीक और यानी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पूरी तरह से जुड़े हुए, पूरी तरह से इनके दरमियान हो सकता है कभी छोटी मोटी नाराजगी हो, लेकिन जैसे आपने कहा दो जो है भाइयों के बीच में भी कभी कभी नाराजगी हो जाती है। दो एक ही मिशन में चलने वाले फौजियों के दरमियान भी कभी नाराजगी हो, लेकिन छोटी मोटी बातें हो, असल में एक है। इसी तरफ यहाँ पर भी जी, एक विचारधारा है। ईरान भी अपने आप को एक महज, यहाँ की जो खासतौर पर यहाँ की जो लीडरशिप है, वो अपने आप को महज एक देश के तौर पर नहीं देखते, कहते हैं हम एक विचारधारा के हम नुमाइंदे हैं, एक नजरिया है। और वो नजरिया इसी साम्राज्य के एग्जैक्ट ऑपोजिट का नजरिया है कि हमको आजादी, इज्जत, और हमको इस्तिकलाल और फ्रीडम की तरफ हमें खुद भी बढ़ना है, और इस तरह से बढ़ना है। ये बहुत अहम है ईरान के कई सारे एक्शंस को समझने के लिए, या यमनियों के या हिजबुल्लाह के कई एक्शंस को समझने के लिए ये आखिरी नुक्ता भी जरूरी है। इस तरह हमको बढ़ना है आगे कि न सिर्फ हमें इज्जत मिले, हमें आजादी मिले, बल्कि दूसरे देखकर हमको इंस्पायर हो और कहें हमें भी इज्जत चाहिए, हमें भी आजादी चाहिए दुनिया के हर गोशे में और हर कोने में। और इस तरह से ये नेटवर्क और एक्सेस जो है वो फैलता जाए और मजबूत होता जाए।
जी। सैयद साहब, एक आखिरी सवाल, ये मेरा बिल्कुल व्यक्तिगत निजी स्वार्थी सवाल है। मैं लखनऊ से आता हूँ और मेरा जहाँ घर है उसके आधे किलोमीटर पे एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, दारुल उलूम, जो नदवा के नाम से जनरली बोली जाती है। मैं इसलिए इस बात को ही कह रहा हूँ कि वो मैं जब से पढ़ता था तब से वही स्कूल का मेरे रास्ता था, उसी के सामने साइकिल से जाता था। दुनिया में कई देशों में गया, वहां पे जब लखनऊ की बात आती है और अगर कोई ऐसे लोग जो थोड़ा पढ़ाई लिखाई में बिलीव करते हैं तो उनको पता है नदवा। लेकिन जो मेरी समझ है वो शायद अरेबिक यूनिवर्सिटी ज्यादा है या उस तरह का ज्यादा है। मैं नदवा के हिसाब से आपसे कुछ जानना चाहूंगा कि नदवा कहाँ स्टैंड करता है पूरे उस इस्लामिक उसमें, और क्या आज भी इसका वो दबदबा, एक समय बहुत दबदबा हुआ करता था इसका पूरी दुनिया में, कि यहाँ से लोग जो निकल पढ़ के निकलते थे उनका बहुत इज्जत थी। जैसे लखनऊ में केजीएमसी की बहुत इज्जत थी, मेडिकल की पढ़ाई बहुत आलिम मानी जाती थी। मैं इस पे नदवा पे जरा एक आपका वो रिएक्शन ले लूं। देखिए, एक स्पेसिफिक एक ख़ास किसी इदारे या इंस्टीट्यूशन के बारे में कोई भी नज़र देने से पहले ज़ाहिर-सी बात है उस पर काफ़ी स्टडी की ज़रूरत है। उस तरह से शायद मेरी ख़ास इस इदारे पर नज़र नहीं है। मैं भी इस एतबार से कि नदवे की शोहरत है, मशहूर है, उसकी इज़्ज़त है और ये इससे मैं वाकिफ़ हूँ। और ख़ास तौर पर जैसे आपने भी इशारा किया अरबी ज़बान को लेकर इस वक़्त हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में अहम तरीन और सबसे कामयाब मरकज़ नदवा का माना जाता है। और उसके अलावा जो दारुल उलूम का जो नेटवर्क है, जो एक तरह से एक ब्रॉड सेंस में वो देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाला नेटवर्क है, जी, बहुत जी, सारे इस नाम के जी, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दारुल उलूम फलाँ अक्सर जगहों पर आपको मिलेंगे। ये भी इंडिया का एक बहुत मज़बूत नेटवर्क है, जिसका ख़ास तौर पर जो हमारी जो आज़ादी का जो संघर्ष गुज़रा है, उसमें आप जानते हैं कि इनका एक बहुत अहम किरदार है। और जी, हमें उम्मीद है कि वो अपने वो पुराने उस किरदार को जो एक वाक़ई बहुत बड़ा यानी सिर्फ़ मुसलमान सोसाइटी नहीं बल्कि पूरे भारतीय पूरे समाज की हद तक एक असरअंदाज़ किरदार था। हमें उम्मीद है कि वो इस किरदार को दोबारा हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे, ताकि अपने आप को छोटे इश्यूज़ से निकाल कर बड़े इश्यूज़ से एंगेज करके ये रोल इंशाअल्लाह दोबारा हासिल कर सकेंगे। मैं अपने उन दर्शकों को जो इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं है और बाहर हैं, मैं बता दूं कि मुझे ये भी फक्र है कि मेरे शहर से कल्बे सादिक साहब निकले, और जिन्होंने जो एजुकेशन को जितना साइंस के साथ जोड़ा, उनका चाहे मेडिकल कॉलेज हो चाहे लॉ यूनिवर्सिटी हो, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द सिटी। मैं इसलिए कहूंगा कि वो अपने समय से आगे देखते थे। उसकी वजह से उनको जो रेगुलर मौलाना लोग थे उनको कभी कभी बुरा लगता था, क्योंकि वो कहते थे भाई 100 साल आगे का भी ईद तो आज ही मैं बता सकता हूँ, वो तो साइंस के ने दिया हुआ है हमें। तो उससे लोगों को बुरा लगता था। तो उनको भी याद इसी बहाने कर लें, कलवे सादिक साहब शायद अहेड ऑफ हिज टाइम एक इस तरह के स्कॉलर रहे हैं लखनऊ में, और मुझे फक्र है उनका। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब बातचीत करने के लिए, और उम्मीद है कि आगे भी आपसे थोड़ा मैं इसका जायजा लेता रहूंगा, क्योंकि ये अब इट इज समथिंग जहां पे हम लोगों को एक ओवरऑल नजर रखनी होगी कि दुनिया में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, और खास करके ट्रंप साहब के आने के बाद तो रोज वो कुछ ना कुछ चेंज करने के उसमें है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया।